अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.3 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है और जितने भी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी। मैथ के अंदर आपने बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे होंगे, जैसा कि एडिशन का ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर जिसे कहते हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को क्या करते हैं, आपस में उनको उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब हम दो वैल्यूज़ के ऊपर या दो वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो ए प्लस बी है, यहाँ पर ए हमारे पास एक वेरिएबल है और बी यहाँ पर एक वेरिएबल है। इन दोनों को जो प्लस का ऑपरेटर है इसे हम ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर कोई भी जो ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर भी हो सकता है, डिवीजन का ऑपरेटर भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है, इन दो वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, या इन दो वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इनको क्या कर रहा है, आपस में ऐड कर रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्लस का साइन होता है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, और ये जो दो हैं वेरिएबल्स इनको हम कहते हैं ऑपेरेंट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाता है वेरिएबल्स के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ थी, ऊपर वेरिएबल्स थे, यहाँ पर वैल्यूज़ थी। वेरिएबल भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या हैं, इसको पढ़ लेते हैं। An expression is a combination of variables, operators and values that produce a result. इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। 3 + 4 = 7। यहाँ पर जो है ये 3 और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन को क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो हमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये था एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। मज़ीद जो अगली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट है उसे मज़ीद जो है क्लैरिफाई करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनको पढ़ लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है जितने भी पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। पहला हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन का। इसके लिए जो साइन इस्तेमाल होता है वो है प्लस का, और दो ऑपेरेंट्स को, इसको हम कहते हैं ऑपेरेंट। ये भी हमारा ऑपेरेंट है और ये हमारे पास है ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, दो ऑपेरेंट्स को या दो से ज़्यादा ऑपेरेंट्स को क्या करता है, आपस में ऐड करता है और हमें रिजल्ट देता है। इसी तरह दूसरा हमारा साइन है, ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन का। इसको हम माइनस के साइन से ज़ाहिर करते हैं और ये हमारे लिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली उसके लिए जो साइन इस्तेमाल होता है वो स्टेरिक का होता है। स्टार का साइन जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास डिवीजन है, फॉरवर्ड स्लैश इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश का साइन जो है हम डिवीजन के लिए, दो ऑपेरेंट्स को डिवाइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बेसिकली क्या है, जब आप दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो अगर उनका कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है या पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही है तो वो उसे क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। उस वैल्यू को अब्स्ट्रैक्ट करके आपको पॉइंट के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके पास 10 है, तो अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3
तो इसके बाद यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 0, फिर 3, यहाँ पर फिर 9 और फिर 1, ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास 3 3 जो हैं बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 10 फ्लोर डिवीजन 3 का जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को जो है कंसीडर नहीं करेगा फ्लोर डिवीजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडुलस। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली जो मॉडुलस है ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जब भी हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें मॉडुलस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमने 10 को 3 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। तो वो हम इससे हमें पता चलेगा परसेंटेज का साइन इसके लिए इस्तेमाल होगा बेसिकली। तो परसेंटेज के साइन से हम क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। अगर 10 का आप रिमाइंडर निकालें 3 के साथ तो आंसर आएगा 1। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशन आ गया है, पावर। ये हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डबल स्टेरिक का साइन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 2 स्टार्स लगाएंगे। अगर 2 की पावर 3 है तो उसको हम यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर हम उसे इस तरह से स्टार, फिर स्टार और फिर 3 लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 8 आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स, इनको हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब हम इन्हें पाइचार्म के ऊपर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा a और b, ये 2 वेरिएबल्स हैं। a की वैल्यू 10 हम रख लेते हैं और b की वैल्यू 3। यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का कॉन्सेप्ट है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 3 अलग से और b a इज़ इक्वल टू 3 और b इज़ इक्वल टू 10 या 5। तो बेसिकली जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है उसको हमने सिंपली ऐसे करके लिख दिया है। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पर जो ये a है ये फर्स्ट, इसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हुई है। जो ये b है इसके अंदर 3 की वैल्यू स्टोर हुई है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और a प्लस b, ये हमारे पास सम का हो गया। इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का, सब उसको नाम देते हैं। उसके बाद a माइनस b, ये हमारा दूसरा ऑपरेशन हो गया। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को mul का नाम देते हैं, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लाई के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? स्टार का। उसके बाद हम जो है डिवीजन div का नाम देते हैं वेरिएबल को, a डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश b। उसके बाद हम रिमाइंडर का कर लेते हैं मॉडुलस, इसको हम a परसेंटेज b। इसके बाद हमारे पास है फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू a डबल फॉरवर्ड स्लैश b। और कौन सा साइन हमारे पास अभी रह गया है? तकरीबन सारे ही हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम इन सब की वैल्यूज़ को देखते हैं कि क्या हमारे पास जो इनके आंसर हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे एंड पर सब की जो वैल्यूज़ हैं वो बल्कि यहाँ पर हर लाइन के बाद ही चेक कर लेते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाली लाइन को, सब्ट्रैक्शन के बाद इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाली लाइन को, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन वाली लाइन को, डिवीजन के बाद रिमाइंडर वाली लाइन को, के बाद और फ्लोर डिवीजन के लिए। तो अब हम इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको भी चेकआउट करते हैं। हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनके आंसर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा सम के अंदर क्या हुआ है,
ए प्लस बी, 10 और 3 13। यहाँ पर हमने सम को शो किया है, एडिशन हुई है यहाँ पर 13। इसी तरह उसके बाद क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पर 7। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 30 से। उसके बाद डिवीजन हुई है, डिवीजन के अंदर देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का ये आंसर आया है। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस, मॉडुलस हमारे पास 1 आया है। उसके बाद हमारे पास है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में हमारे पास आंसर 3 आया है। पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। आपस में कंपेयर करते हैं जैसे कि हम एक साइन इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन का या लेस देन का। तो बेसिकली वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। बेसिकली वो बताते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दे डिटरमाइन द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन देम। हमें लॉजिकल रिलेशन भी उनके दरमियान पता चल सकता है इससे, सच एज इक्वालिटी, अगर दोनों इक्वल हैं देन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं। इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन एंड सो ऑन। तो हम वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस के दरमियान कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं और वो हमें बताते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू हमारे पास इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंपैरिजन ऑपरेटर से पता चलती हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो हमें रिटर्न मिलता है, रिटर्न से मुराद है हमें इनका जो रिस्पॉन्स आता है। जब भी हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसका जो हमें वैल्यू रिटर्न होती है, रिटर्न से मुराद है कि जो हमें उसके रिज़ल्ट में मिलता है, जब हम उसको प्रिंट करेंगे या जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिज़ल्ट हमेशा बुलियन में होता है, हमें बुलियन के अंदर वैल्यूज़ मिलती हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अगर ए वाकई ही में बी से बड़ा होगा तो रिटर्न आएगा, रिटर्न क्या होगा, ट्रू। और अगर ए जो है छोटा होगा बी से देन हमें रिटर्न आएगा फॉल्स में। तो जो रिटर्न से मुराद है जो वैल्यू हमें एज ए रिज़ल्ट मिलेगी वो किसके अंदर हमें मिलनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स के अंदर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमेशा जो वैल्यू रिसीव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बुलियन होती है। बुलियन जो है एक जो है टाइप है, इसकी टाइप है वेरिएबल्स की टाइप है। तो इसके अंदर हमेशा जो हमें रिज़ल्ट होगा ट्रू या फॉल्स की शक्ल में होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वन बाय वन तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट बोर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6 कंपैरिजन ऑपरेटर दिए गए हैं। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो है जो इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने दो वैल्यूज़ को इक्वल से ज़ाहिर करना है या हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए हमने डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है। जो सिंगल इक्वल का साइन है वो यहाँ पर होता है असाइनमेंट का साइन, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इसका क्या काम है। यहाँ पर हमने सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ना है। तो अगर हमने दो वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं तो हम उसके लिए डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे, सिंगल इक्वल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने चेक करना है कि दो वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हैं तो उसके लिए हमने ये वाला साइन इस्तेमाल करना है, इक्वल, और उसके साथ ये वाला साइन को हम कहते हैं नॉट। जो ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स है इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, नॉट। इससे मुराद है कि दो वैल्यूज़ क्या आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ये हमें क्या करेगा, आंसर में फॉल्स देगा, क्योंकि नॉट का मतलब है कि इक्वल नहीं है। जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तब हमें ट्रू के अंदर आंसर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन ये हमें क्या बताता है कि क्या हमारी जो यहाँ पर वैल्यू है ए वो बी से बड़ी है या नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेस देन का साइन।
क्या ए बी से छोटा है, ये हमें कौन सा बताता है, लेस देन का साइन हमें ये चीज़ बताता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमें क्या बताता है, क्या ए बड़ा है या बराबर है बी के। तो इस साइन से हम ये चीज़ जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए छोटा है या बराबर है बी के। तो इन साइंस को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म को ओपन किया है। यहाँ पर हम इन तमाम साइंस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, एक्स और वाई। ये है हमारे पास, एक्स को हम लिख लेते हैं 5 और वाई को हम लिख लेते हैं 10। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्या एक्स जो है इक्वल है वाई के। इसके बाद हम देखेंगे क्या एक्स इक्वल नहीं है वाई के। इसके बाद हम देखेंगे क्या एक्स बड़ा है वाई से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या एक्स छोटा है वाई से। उसके बाद क्या एक्स छोटा है या इक्वल है वाई के, और क्या एक्स छोटा है या इक्वल है वाई के। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एक्स जो है वो बड़ा है या इक्वल है वाई के, यहाँ पर एक्स छोटा है या इक्वल है वाई के। तो इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं और इनके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम हर वैल्यू के बाद प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं एक्स। उसके बाद यहाँ पर हम इनकी वैल्यू भी देखते हैं कि इनके अंदर असल में आ क्या रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चीज़ रिसीव हो रही है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। सब वैल्यूज़ को हम प्रिंट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यूज़ को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या एक्स इक्वल है वाई के। नो, एक्स वाई के इक्वल नहीं है। क्या एक्स वाई के इक्वल नहीं है, यस, ट्रू। इसके बाद हम देखते हैं क्या एक्स बड़ा है वाई से, फॉल्स, एक्स वाई से नहीं बड़ा। क्या एक्स छोटा है वाई से, यस, ट्रू। उसके बाद क्या एक्स बड़ा है या बराबर है, फॉल्स। क्या एक्स छोटा है या बराबर है वाई के, ट्रू। तो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि हमें किसके अंदर मिल रही हैं, बूलियन के अंदर हमें आंसर इसका मिल रहा है। जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, बूलियन के अंदर। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद हम जो कवर अप करेंगे वो होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं वेरिएबल्स को। ये हम प्रैक्टिकली भी इसे परफॉर्म करके समझेंगे, तब आपके जो कंसेप्ट हैं इसके अकॉर्डिंगली बन जाएंगे। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल साइन। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि बहुत सारी जगह पे यही इस्तेमाल होता है। तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल का साइन हमारे पास, अगर हम इक्वल का साइन प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे तो वो हम
जब डबल इक्वल लगाएंगे तो वो हमारे पास इक्वल का साइन बनेगा। इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका काम भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके, वहाँ पर इसकी हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। विच असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दिए गए हैं कुछ। इन सब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी हम वन बाय वन प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इसको समझेंगे। तो पाईचार्म के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। ये ऑपरेटर बेसिकली कर क्या रहा है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। ये है हमारी वैल्यू, ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा वेरिएबल है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को वेरिएबल को असाइन कर देता है। जो हमारी वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई है, हमारे वेरिएबल को असाइन हो गई है। तो इसे इसलिए हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा विच असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब हम जहाँ भी ए को देखेंगे, ए के अंदर वैल्यू ही असाइन हुई होगी। देखिएगा यहाँ पर हम प्रिंट करके ए को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 10 नज़र आ रहा है, क्योंकि ए को जो वैल्यू असाइन हुई है वो क्या है, 10 है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो गई है। ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को समझाने के लिए यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू, हम कर देते हैं इसे 5 एंड y इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं। इनको हमने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर से इनको वैल्यू असाइन कर दी है। x को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए 5 वेरिएबल दे दी, 5 वैल्यू दे दी। y को हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से 6 वैल्यू दे दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो आपने यहाँ पर समझनी है। x हमारे पास, अगर हम कहें x इक्वल टू x प्लस वाई, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो x की वैल्यू है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर x जो है इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 6। तो यहाँ पर x की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 11। इसी तरह हम कहते हैं x इज इक्वल टू y माइनस x। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x जो है वो हो गया है 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30।
तो यहाँ तक आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने क्या किया है, x को क्या किया है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x की जो वैल्यू थी और y की जो वैल्यू थी उन दोनों को हमने प्लस करके दोबारा से x के अंदर स्टोर कर दिया। x की जो रियल वैल्यू थी वो प्लस y की जो वैल्यू थी, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया और x के अंदर दोबारा से सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि x के अंदर असल में आ क्या रहा है। अब x आपको ऊपर देख रहे हैं कि क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पर हम x की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि x की क्या वैल्यू है। वैल्यू ऑफ x इज़, यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि वैल्यू ऑफ x इज़ 11। तो वैल्यू x की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। तो इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, वो क्या तरीका है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर हम x प्लस वाई करने की बजाय यहाँ पर हम सिर्फ प्लस लिख देंगे। तो ये भी किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है, अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट लिखी तो वो एक्चुअल में इक्वल है किस चीज़ के, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जब हमने ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद है कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इससे मुराद है कि x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस स्टेटमेंट का जो प्रिंट है वो देखें क्या आता है। यहाँ पर हम इसको, इस स्टेटमेंट को ही प्रिंट करते हैं। प्रिंट x प्लस इज़ इक्वल टू वाई का जो आंसर है वो क्या है, वाई यहाँ पर हम x को प्रिंट करा के देखते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस इज इक्वल टू वाई का आंसर भी 11 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके, x प्लस इक्वल टू वाई। तो ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमें क्या कर रहा है, x की वैल्यू को y के अंदर ऐड करके दोबारा से x के अंदर सेव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही सेम है। जगह पे भी हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और यहाँ पर हम y लिख देंगे। तो इससे मुराद क्या है, x, यहाँ पर इससे मुराद है, यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा। तो इसको भी हम देखते हैं अब x के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, प्रिंट करते हैं। इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर x माइनस इज इक्वल टू वाई का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पर 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने x प्लस इज इक्वल टू वाई किया था, इसका आंसर हमारे पास 11 आया था। तो अब x की वैल्यू 11 है, 11 में से माइनस हुआ है y। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 11 है और y की है 6। तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ये यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से हैं, माइनस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। ये बेसिकली तमाम साइन जो हैं ये एक्चुअल में क्या हैं, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो वो बराबर होगा x मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई के। बेसिकली ये है हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर का यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर यहाँ पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड एक्सप्रेशन इन ए प्रोग्राम दैट मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 दिए गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो कॉमनली यूज होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। इन तीनों के काम को हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझते हैं और वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला है हमारे पास एंड, दूसरा है हमारे पास और, तीसरा है हमारे पास नॉट। तो बेसिकली इन तीनों का काम क्या है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। एंड क्या करता है, ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एंड कब ट्रू होगा, जब हमारे पास ए और बी दोनों सही होंगे। यहाँ पर मैं इसको सही से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास ए है और यहाँ पर हमने एंड को यूज़ किया और यहाँ पर बी को यूज़ किया, तो अगर ए फर्ज कर लें ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो तब ही आपके पास आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आपके पास ए ट्रू है और बी फॉल्स है, देन आपका आंसर फॉल्स होगा, आपका आंसर रॉन्ग होगा। और अगर आपके पास दोनों फॉल्स हैं, देन आपके पास अगेन क्या होगा, फॉल होगा। तो एंड तब ही करेक्ट होगा, तब ही ट्रू होगा जब आपका ए भी ट्रू हो, बी भी ट्रू हो। इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ए है अहमद एंड बी है अली। तो मैं कहता हूँ अहमद और अली दोनों स्कूल गए। अगर वो दोनों स्कूल गए हैं देन ही स्टेटमेंट ट्रू होगी। अदरवाइज अगर उनमें से एक भी छुट्टी पे हुआ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है और ऑपरेटर। अभी और ऑपरेटर को समझते हैं। तो और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेटर क्या है, बेसिकली ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। लिखते कैसे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर अगर ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तब ही ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसके अलावा अगर बी फॉल्स है और ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। जब तक इसकी दोनों स्टेटमेंट्स ए भी फॉल कर जाए और बी भी फॉल कर जाए, तब ही ये फॉल करेगा। अदरवाइज ये बाकी सब कंडीशंस में ट्रू होगा। अगर यहाँ पर दोनों ट्रू हो जाते हैं, ए भी ट्रू बी भी ट्रू, देन ये ट्रू होगा। तो इसको मैं रियल टाइम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए है अहमद और बी है अली। तो मैं कहता हूँ अहमद और अली में से कोई एक भी स्कूल गया तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों चले गए फिर भी ट्रू। अगर एक भी चला गया, या अहमद चला गया या अली चला गया, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर दोनों ने छुट्टी की तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये था हमारे पास और का कंसेप्ट, और हमने समझ लिया। यहाँ पर अब हम नॉट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। नॉट बेसिकली क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, नॉट ए। इससे क्या होगा, अगर ए आपका ट्रू है तो नॉट होके क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ए फॉल है तो नॉट में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये थे हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम इन्हें पाइचार्म के ऊपर रिफॉर्म करके भी देखेंगे। यहाँ पर भी इनका जो है यूज़ किया गया है, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। हम इसको प्रैक्टिकली जो है पाइचार्म के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर 2 हम बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू ट्रू के बाद b इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम करते हैं, चेक करते हैं a
एंड बी। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बता सकते हैं कि इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर इनके दरमियान एंड है तो जब तक दोनों ट्रू नहीं हो जाती ये ट्रू नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा फॉल्स। इसी तरह दूसरा है हमारे पास ए और बी, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। इसी तरह हमारे पास ए, यहाँ पर हम लिखते हैं नॉट ए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए हमारे पास ट्रू है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, फॉल्स। इन सब को जो है हम देख लेते हैं प्रिंट करके भी, यहाँ पर हम इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। बाद स्टेटमेंट को हम देखते हैं और तीसरी स्टेटमेंट को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ नॉट ए करते हैं, नॉट बी हम नहीं कर रहे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपने आंसर को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ए एंड बी का आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ए एंड बी दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर भी ट्रू नहीं है। इसी तरह ए और बी का आंसर क्या है, ट्रू है, क्योंकि इनमें से एक भी अगर ट्रू हुआ तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह नॉट ए क्या है, ए हमारे पास ट्रू था और नॉट ए क्या है, उसका रिवर्स यानी कि फॉल्स। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पर हमने इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस को जो इनकी डेफिनेशन है उसे रीड आउट करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एन एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज़ दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, 3 एक वैल्यू है, इसके अलावा 4 एक वैल्यू है एंड 2 एक वैल्यू है। ये यहाँ पर इसकी जगह पर वैल्यूज़ की जगह पर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो वैल्यूज़ प्लस ऑपरेटर्स या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होंगे या वैल्यूज़ होंगी, इन दोनों में से एक चीज़ होगी और उसके साथ क्या होंगे, ऑपरेटर्स होंगे। तो इनका जो कम्बिनेशन बनेगा उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशंस। तो उस एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन कोई ना कोई रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता हो, ऐसा ना हो कि उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ही पॉसिबल ना हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स हों, वैल्यूज़ हों और ऑपरेटर्स हों, ये 3 चीज़ें हों, तो वो कोई ना कोई रिजल्ट भी प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली पाइथन का जो कोड है वो हम लिखेंगे पाइचार्म के ऊपर और इस क्लास एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, BMI कैलकुलेट करना है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, आस्क द यूज़र फॉर देयर वेट एंड हाइट। हमने यूज़र से उसका वेट और हाइट लेनी है। उसके लिए हम यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट्स लेंगे। सबसे पहले हम वेट ले लेते हैं। वेट के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़ इंटर योर वेट इन kg। ये लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लेंगे हाइट। इसी तरह हम हाइट को भी लिख देंगे, प्लीज़ योर हाइट इन मीटर्स। तो ये दो लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। पिछली वीडियोज़ के अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होती है। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग के ऊपर हम ऑपरेटर्स नहीं लगा सकते। अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेटर्स लगाएंगे तो वो उसे कॉन्कैटिनेट करेगा, उसे आपस में जोड़ देगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि
वेट जो है पॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है और हाइट भी पॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि जो हाइट है वो 1.6 है, तो ऐसी वैल्यूज़ जो पॉइंट में आती हैं उसके लिए हम कौन से वेरिएबल्स यूज़ करते हैं? फ्लोट वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम किसके अंदर लेंगे? फ्लोट के अंदर लेंगे। फ्लोट ब्रैकेट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड कर देंगे। जो भी यहाँ से इनपुट आएगी इसके अंदर, वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। फ्लोट ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड के ऊपर क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो मीटर्स के अंदर इनपुट आएगी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे BMI के नाम से, इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स को शुरू करेंगे, हाइट मल्टीप्लाई, सॉरी वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हाइट के साथ। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक भी है जो यहाँ पर बुक के अंदर दी गई है। BMI निकालते हुए हमने जो हाइट है, हमने इसका हमने एक्सपोनेंट लेना है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। हाइट का हमने यहाँ पर जो हाइट होगी हमारी उसका हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है, एक्सपोनेंट पावर इसकी लेनी है, तो ही BMI कैलकुलेट होता है। यहाँ पर आपने हाइट के ऊपर पावर लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट का आगे ऑलरेडी पढ़ा था कि पावर को हमने कैसे लिखना है, 2 स्टार लगा के उसके बाद हमने जो भी पावर लेनी है वो हमने लिख देनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? BMI कैलकुलेट होगा। नीचे हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट, यहाँ पर हम लिखेंगे योर BMI इज, यहाँ पर हम BMI को शो करवा देंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर वेट इन केजीज। फर्ज कर लें यहाँ पर हम देते हैं 60 kg वेट है। अब वो पूछ रहा है हाइट क्या है? 1.6 मीटर हाइट। तो हमारे पास जो आंसर आया है BMI 23 BMI यहाँ पर आ गया है, वो भी फ्लोट के अंदर। तो ये थी हमारी क्लास एक्टिविटी। इसको परफॉर्म करने के और भी बहुत सारे तरीके होंगे। आप इसे मल्टीपल तरीक़ों से परफॉर्म करें और इसको प्रैक्टिस करें ताकि अगर ये पेपर के अंदर आ जाए तो आप इसे वहाँ पर इसका कोड राइट कर सकें। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस होता है बेसिकली प्रायोरिटी, कि जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आपने मैथ के अंदर एक रूल पढ़ा होगा जिसे हम अक्सर शॉर्ट टर्म के अंदर लिखते हैं PEMDAS, PEMDAS। यहाँ पर क्या चीज़ बेसिकली वाज़ह होती है कि P से मुराद है पैरेंथेसिस, E से एक्सपोनेंट, M से मल्टीप्लिकेशन, D से डिवीजन और A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। कि अगर हमारे पास मल्टीपल जो हैं ऑपरेटर्स आ जाएंगे, उनके अंदर सबसे पहले हम हल करेंगे पैरेंथेसिस को, फिर हम करेंगे एक्सपोनेंट को, पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पाइथन के अंदर भी प्रेसिडेंस है, यहाँ पर भी ऑर्डर्स हैं कि आपने पहले किसको सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है, और ये भी मैथमेटिक्स के साथ ही सिमिलर हैं। आपने यहाँ भी क्या करना है? सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस को हल करना है। जो भी चीज़ें ब्रैकेट्स के अंदर होंगी, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो दूसरी ब्रैकेट्स होंगी उनको आप सॉल्व करेंगे, तो फिर ही उसके बाद आपने एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। पहले आपकी ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद आपके एक्सपोनेंट आएंगे, पावर्स आएंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एडिशन करेंगे। तो ये आपने प्रेसिडेंस का ख्याल रखना है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को हल करना है। ब्रैकेट्स के अंदर 3 + 2 हमारे पास 5 होगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर क्लास एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसके अंदर आप देखेंगे PEMDAS के रूल के मुताबिक। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं हैं। उसके बाद क्या है? एक्सपोनेंट आता है। यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट आप लेंगे 2,
तो आपके पास आ जाएगा 4। एक्सपोनेंट के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 की पावर 2 से आपके पास 4 आया था, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास 12 आएगा। 12 आने के बाद आपने फिर क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद डिवीजन, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो सारे ऑपरेशंस को आप देखकर यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। और रूल क्या है मैंने आपको बता दिया है, पेमडास। इसको यूज़ करते हुए आपने देखना है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है और कौन सी बाद में आ रही है। इसी तरह यहाँ पर एक और जो है दी गई है, आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। इसको आपने सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये दोनों क्लास एक्टिविटीज़ आपने लाजमी करनी है ताकि आपको जो प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ सके।